वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमारा जो टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे सभी स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन मेरा पर्पस इस लेक्चर में बस आपको नोट्स दिखाना है कि कैसे आप एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर वे में कैसे आप नोट्स लिख सकते हो। अदरवाइज इस टॉपिक के बारे सभी बच्चे जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, ठीक है। क्योंकि और देखो, मेन पर्पस ये है कि एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, मतलब 10 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स के लिए। तो 10 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा कंटेंट भी डालना होता है, थोड़ा सा आपको लिखना होता है, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप कंटेंट डालोगे नहीं, मार्क्स नहीं आता, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। देखो, पहले आप नाम से ही समझ सकते हो कि महिला सशक्तिकरण, ठीक है। सशक्त, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, एक आपका सशक्त। तो सशक्त का मतलब क्या होता है? कठोर, ठीक है, बहुत टाइट। क्या बोलो? महिला सशक्तिकरण बहुत सशक्त है, बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है, ठीक है, इस तरह। तो मतलब महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को क्या करना? मजबूती दिलाना, महिलाओं को क्या करना? मजबूत करना, ठीक है। तो अभी नाम समझ में आ गया कि महिला सशक्तिकरण क्या है, कि महिलाओं को मजबूत बनाना। जैसे अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग समझे कि लिंग पहचान में कि महिलाओं को बहुत क्या बोला जाता है, हीन भावना से देखा जाता है अभी भी। लेकिन अभी बहुत सारे जगह पे अभी ये प्रथाएं, ये भावनाएं चेंज हो चुकी है, बट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में अभी भी महिलाओं को कम आंका जाता है, ठीक है। महिलाओं को उस तरीके का मजबूत नहीं समझा जाता है जैसा पुरुषों को समझा जाता है। तो आखिर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए या शिक्षा का क्या भूमिका है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में उसी चीज़ को समझने वाले हैं कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक महिला को मजबूत होने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना, हम जानते हैं कि महिलाओं का शोषण भारतीय समाज के सदैव, देखो महिला सशक्तिकरण तो हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 14 मार्क्स के लिए लिखना है, 10 मार्क्स के लिए लिखना है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में लिखना होगा, तभी मार्क्स आप ग्रैब कर पाओगे। तो हम लोग पहले प्रस्तावना समझेंगे कि हम जानते हैं कि महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। अभी हम लोग पितृसत्ता वाला जो टॉपिक किए थे उसमें भी हम लोग समझे थे कि किस तरीके से, ठीक है, समाज में पुरुषों को एक जो लेबल होता है, मतलब एक स्थान दिया जाता है, वो प्रथम स्थान दिया जाता है, और किस तरीके से महिलाओं को हमेशा पुरुषों की तुलना में नीचे स्थान दिया जाता है। आरंभ से लेकर अंत तक स्त्री का जीवन पुरुष पर निर्भर रहता है। बाल्य अवस्था में वह पिता के संरक्षण से, तत्पश्चात भाई के संरक्षण में, विवाह के पश्चात वह भाई के संरक्षण में, और वृद्धा मतलब अपने पति के संरक्षण में। विवाह के पश्चात अपने पति, यहाँ पे अपने हस्बैंड का होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका पति होगा, समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाँ, और विवाह के पश्चात वो भाई के, पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है। उसकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती है। इसी पहचान को देने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज के समय में लड़कों और लड़कियों के बीच फर्क किया जाता है, ठीक है। आज के समय में भी लड़कों और लड़कियों के बीच क्या किया जा रहा है? फर्क किया जा रहा है। यहाँ पर नेहरू के कथन के अनुसार कि लोगों को जगाने के लिए जागृत होना जरूरी है। अगर लोगों को जगाना है तो पहले खुद जागृत होना बहुत जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। देखो, सिंपल वे में आप समझो कि जब एक महिला जन्म लेती है, जब एक लड़की जन्म लेती है, तो किसके ये में रहती है? पिता की ये में रहती है, पिता के छत्र छाया में। फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो अपने भाई की ये में रहती है, ठीक है। फिर जब उनका शादी हो जाता है तो अपने पति के में, और जब वो वृद्धावस्था में आती है तो अपने पुत्र में। तो इस तरीके से महिला को देखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप जागृत नहीं होंगे, तब तक आप लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ
सशक्त जिसका तात्पर्य मजबूती से। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात कही जाए तो महिलाओं को सशक्त होने तथा सशक्त करने से है। इसका तात्पर्य महिला की उस क्षमता से है जिससे उसमें योग्यता आ जाती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को मजबूत करने की चाबी है, जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सिंपल सा अगर एक आप लॉजिक समझोगे ना, और ये लॉजिक नहीं है, फैक्ट है कि अगर एक लड़की पढ़ती है, अगर आप एक लड़की को मजबूत बनाते हो तो वो दो परिवारों को मजबूत बनाती है। पहला तो वो जहाँ पे जन्म लेती है उस परिवार को, मतलब अपने पिता के घर को, और दूसरा अपने पति जिस घर में वो जाती है। तो अगर महिलाओं को मजबूत ना बनाया जाए तो सोचो कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आप सपोज एक लड़का को मजबूत बनाते हो तो रहेगा कहाँ? ठीक है, जब से जन्म लेगा वो पिता के घर में रहेगा, तो सिर्फ एक ही घर मजबूत होगा। लेकिन अगर एक लड़की पढ़ेगी, एक लड़की मजबूत होगी, तो पिता का घर भी मजबूत होता है और पति का भी घर मजबूत होता है। तो लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को या फिर महिलाओं को सशक्त करना कितना जरूरी है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि कहा भी जाता है जब एक महिला पढ़ती है तो दो परिवारों को शिक्षित करती है। अभी हम लोग समझें कि जब एक महिला पढ़ेगी तो वो पति के घर और अपने पिता के घर दोनों परिवार को शिक्षित करती है। लेकिन जब एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ अपने पिता के परिवार को शिक्षित करता है। तो ये लाइन अगर आप हाईलाइट करके एग्जाम में लिखोगे तो आपके आंसर राइटिंग को और भी अट्रैक्टिव बना देगा। जैसे कुछ नारा जो इस प्रकार है, महिलाओं ने ये ठाना है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना है, नारी को दो उचित सम्मान, क्योंकि सारे देव है इसमें विद्यमान। आप इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना छोटे छोटे चीज़ को अगर फिर यहाँ पे डील करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब आपका एग्ज़ाम भी है, तो जितना शॉर्ट और जितना कम में इस चीज़ को कंप्लीट किया जाए उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। एक शिक्षित माँ के गर्भ से ही महापुरुषों का जन्म संभव है। अब समझो कि अगर एक माँ को, एक लड़की को, एक स्त्री को, एक महिला को अगर आप शिक्षित नहीं करते हैं तो क्या अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो और एक माँ से ही, ठीक है, एक महापुरुष का जन्म संभव होता है। क्या माँ के बिना, क्या महापुरुषों का या फिर किन्हीं का भी क्या जन्म संभव है? नहीं संभव है। इसलिए एक माँ को शिक्षित करना बहुत ही अति आवश्यक है। सशक्त महिला होगी तो सशक्त परिवार होगा, अन्यथा चारों ओर सिर्फ हाहाकार होगा। बहुत अच्छा लाइन है, आप इसको अंडरलाइन करके बॉक्स बना के, जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होगी, ठीक है, और अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो परिवार भी क्या होगा? सशक्त होगा, मजबूत होगा, अन्यथा चारों ओर क्या होगा? सिर्फ हाहाकार होगा। और अभी आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति कितना भी 21st सेंचुरी आ गया, कितना भी लोग डेवलप कर रहे, AI आ गया, फिर भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है और बहुत ही हीन भावना से अभी भी देखा जा रहा है। अब हम लोग समझेंगे परिभाषा कि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के अनुसार कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना, ताकि वह सहजता से अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर सके। अब हम लोग समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता ही क्यों है। तो समझेंगे कि वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का अनुभव प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। जैसे पहला कारण है आपका कि आर्थिक सुधार, दूसरा पारिवारिक सुख शांति, सभ्य समाज का निर्माण, प्रजातांत्रिक सफलता, सांस्कृतिक सफलता और लिंग भेदभाव में कमी। तो ये सारा टॉपिक आप खुद समझ सकते हो कि किस तरीके से आर्थिक सुधार होता है। अगर एक परिवार में दो लोग हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, सपोज हस्बैंड वाइफ दो परिवार हैं, अगर सिर्फ हस्बैंड कमाएगा तो हो सकता है कि परिवार उतना अच्छे से ना चले। लेकिन अगर वाइफ भी कमाए, अगर दोनों मिलकर, अगर ये 5,000 कमाता है, सपोज ये 5,000 कमाता है, और अगर महिला ना कमाए तो सिर्फ कितना इनकम आएगा? ओनली 5,000 आएगा। और अगर महिला भी कमाए और हस्बैंड भी कमाए तो टोटल इनकम कितना हो रहा है? 10,000 हो रहा है। मतलब परिवार को यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। परिवार में अच्छे से आप सर्वाइव परिवार को करवा सकते हैं, ठीक है। तो आर्थिक रूप से इस तरीके से होता है। परिवार की सुख शांति, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे, तो आपको पता है कि किस तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है महिलाओं को सशक्त करना। पहला है लिंग भेदभाव में कमी। इस चीज़ को, ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डील किया गया है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना।
दूसरा पॉइंट है सभ्य समाज। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक सफलता। एंड फोर्थ पॉइंट है आर्थिक सुदृढ़ता। फिफ्थ है प्रजातांत्रिक सफलता। एंड अब हम लोग समझेंगे महिला सशक्तिकरण बाधाएं। देखिए ये पेपर ना थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, तो इसको मैं पढ़ के अच्छे से समझा देती हूँ कि महिला सशक्तिकरण में क्या क्या बाधाएं आ रही है। तो पहला जो बाधा है वो अशिक्षा, गरीबी। ठीक है, अभी भी बहुत सारी फैमिली गरीब हैं, अशिक्षित हैं, तो जिसके वजह से ठीक है महिलाओं को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जिससे किसी घर में 4-5 बेटियां हैं, ठीक है, और वो परिवार बहुत गरीब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो क्या पढ़ाना पॉसिबल है? नहीं पढ़ाना पॉसिबल है, सशक्त करना नहीं पॉसिबल। तो ये एक पहला कारण है, ठीक है, जो आप हम हमारे समाज में भी देखते हैं कि हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा गरीबी एवं अशिक्षा है, क्योंकि गरीबी के कारण लोग अपनी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिससे अशिक्षित स्त्रियां अपने अधिकार और दायित्वों से क्या रह जाती हैं, परिचित नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक उपयोग, ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ पे दुरुपयोग, सामाजिक दुरुपयोग। महिलाओं से संबंधित अनेक कुप्रथाएं। अच्छा हाँ, सामाजिक मतलब कि यहाँ पे दुरुपयोग कि महिलाओं से संबंधित अनेक कुप्रथाएं हमारे समाज में प्राचीन समय से ही लेकर आज तक चलती आ रही। जैसे देखो बाल विवाह, पहले बाल विवाह हो जाता था, अभी भी हो जाता है। दहेज प्रथा जो अभी तो चरम सीमा पे पहुंच गया है। सती विवाह, ठीक है, प्रथा, ये कौन सा है ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके, सो इतना आप लोग 3 समझ सकते हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को, ठीक है, पीड़ित किया जा रहा है। जागरूकता की कमी, तो जागरूकता की कमी की वजह से भी महिलाओं को सशक्त नहीं लोग कर पा रहे। पितृसत्तात्मकता कि नहीं सिर्फ पुरुषों को पढ़ाना है, महिलाओं को नहीं पढ़ाना है। कन्या एवं भ्रूण हत्या, तो ये सारा क्या है, बाधा उत्पन्न आता है महिलाओं को सशक्त बनाने में। अब हम लोग समझेंगे कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका, कि सरकार की क्या भूमिका है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने आखिर क्या क्या उपाय या फिर क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, या फिर कौन कौन सी उनकी वो काम कर रहे हैं। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एक योजना भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दूसरा महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र, ठीक है, पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, STEP, ये सब कुछ किसके द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा। अब हम लोग समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान, कि शिक्षा किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज़ में, महिला सशक्तिकरण में। ये तो था हमारा कि सरकार का योजना, ठीक है, तो इतना एटलीस्ट आपको योजना लिखना ही होगा, इतना आपको भूमिका सरकार का लिखना ही होगा कि सरकार का क्या क्या योजना रहा है। ठीक है, तो आपको 4-5 अभी बहुत सारा आप झारखंड में भी देखते होंगे कि सावित्रीबाई फुले योजना, अभी आप मैया समान योजना। देखिए चाहे जो भी बात हो, ठीक है, या वो अपने वोट के लिए या फिर अदर चीज़ के लिए आप अगर थोड़ा सा उसको इग्नोर, लेकिन महिलाओं के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट किस पर्पज से वो कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे सावित्रीबाई फुले योजना, तो ये सब कुछ क्या है, महिलाओं के लिए किया जा रहा है, सशक्त करने के लिए। ठीक है, लाडली योजना और बहुत कुछ आप अपने समाज में भी देखते होंगे, बच्चों को मिलता है आंगनबाड़ी के द्वारा, प्राथमिक स्कूलों में। अब हम समझेंगे कि शिक्षा का क्या भूमिका है। तो कौशल विकास, अगर आप शिक्षा लोगे, ठीक है, तो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता आएगी, ठीक है, और आपके अंदर जो कौशल है, जो स्किल्स है, उसका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अगर अपने कौशल्स का आप डेवलप करोगे, आपके अंदर नेतृत्व का क्षमता आएगा, अपने अंदर आप अवेयरनेस लाओगे, तो जो भी समस्या है उसको आप क्या कर पाओगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और खुद को क्या करोगे, मजबूत बनाओगे। नेक्स्ट है आर्थिक सशक्तिकरण। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आप जॉब करेंगे, तो आप अपने में क्या कर सकते, अपने पैर पे खड़े हो पाओगे और आर्थिक रूप से भी आप क्या हो जाओगे, सशक्त हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विकास,
ये सारा पॉइंट ना खाली आप हेडिंग याद रखो, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है, और आप खुद से ये सारे पॉइंट लिखो। आप खुद समझो कि सामाजिक विकास या आर्थिक विकास शिक्षा से कैसे, आप पढ़ोगे, आप जॉब करोगे तो आप क्या करोगे, अपने पैर पे खड़ा हो जाओगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो आप आर्थिक रूप से क्या होगे, सशक्त होगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विकास, कि महिलाओं में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो अगर महिला शिक्षित होती है तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों में क्या करती हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेती है, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, यहाँ पे देखो कि माता पिता की शिक्षा। अगर माता पिता शिक्षा के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं जिससे वे अपने बच्चों, परिवार की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं तथा अपने जीवन के मूल्यों को संतुष्ट और सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, राजनीतिक शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, नागरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। अब हम लोग निष्कर्ष समझेंगे कि निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष है हमारा यहाँ पे, ठीक है, कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि जिस तरह से भारत सबसे तेजी से आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत की महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। हमें महिलाओं सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है। देखो, जब तक हम अगर नहीं समझेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में, क्योंकि देखो जितने पुरुष है हमारे देश में उतने महिलाएं भी हैं, तो विकास के लिए, देश के विकास के लिए जितना पुरुषों का हाथ है उतना महिलाओं का भी हाथ हो सकता है। लेकिन कब, जब हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, जब हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे, जब हम महिलाओं को जागरूक करेंगे। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसी के द्वारा ही देश में लैंगिक समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा महिला सशक्तिकरण, जिसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा, आप अगर इस तरह से लिखते हो, इस तरीके से करके लिखते हो एक प्रॉपर मैनर में, तो आपको अगर 10 मार्क्स में पूछा जाए, 14 मार्क्स में पूछा जाए, आपको यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।